आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेज इन गुजराती चैनल को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियो में यह चर्चा की है कि किस तरह से रशिया ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया है या फिर हमला कर दिया है, और कई दिनों से यह भी चर्चा आ रही है कि क्या ताइवान क्वाड को ज्वाइन कर सकता है। तो आज हम इस पहलू के बारे में बात करने वाले हैं कि मोदी जी है तो उसके अल्टरनेटिव हमारे देश में कौन होगा, यानी कि उसके विकल्प के तौर पर हमारे देश में कौन होगा। यानी कि मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोदी जी की उम्र अब ज़्यादा हो गई है, यानी कि 75 साल जैसे हो गई है। यानी कि वह उतना हेल्थ कॉन्शियस तो अभी तक तो है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें कोई ऐसा भी लीडर खड़ा करना होगा कि जो पूरी भाग दौड़ को संभाल सके। तो ऐसे बेसिकली मेरे जहन में ये बिल्कुल ही कोई पॉलिटिकल जो होता है ना वो नहीं है। तो बिल्कुल ही मेरे जहन में एक तीन लोग हैं कि जो नेक्स्ट पीएम के तौर पर चुने जाने वाले या फिर चुने जाएंगे। तो उनमें से पहला है अमित शाह, जिसको जो अभी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। उसके बाद है नितिन गडकरी, जो मेरे जहन में है, दूसरे के जहन में जो भी हो। और उसके बाद है योगी आदित्यनाथ। तो पहले हम इन तीनों का या फिर हम चारों का बैकग्राउंड भी तपासना चाहिए कि किस तरह से वो पॉलिटिकल करियर में वो आगे बढ़े। तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब की बात करूँ तो वो पहले से ही आरएसएस में ज्वाइन हुए थे। तो उसमें पहले से ही जो नेतागिरी का जो जुनून था वो पहले से ही था। या फिर गुजरात के दंगे हुए हो या फिर कोई भी जैसे बड़े बड़े जो फेमाइन हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो मोदी जी का था। यानी कि वो एक लीडर के तौर पर निकल आए थे। तो दरअसल कई दिनों से मोदी जी इस तरह से शाखाओं में या फिर संघ में जाया करते थे, तो उस तरह से उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो उभर कर आई। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, या और फिर लाल कृष्ण अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी उसके संपर्क में आए। तो उसके बाद उसको तो भाजपा के लिए उनका तो द्वार खुल ही गया था। आप सोच जानती है कि जो भी लोग आरएसएस या फिर शाखा में जाते हैं, वो उसका जो नाम आगे हुए होता है, तो उनको भाजपा वाले यूं ही सीट दे देते हैं। तो उसके बाद वो 2001 से लेकर 2014 तक, यानी कि जब प्रधानमंत्री के चुनाव पर जो उसका जब चुनाव हुआ और वो प्रधानमंत्री चुनकर आए, तब तक वो गुजरात के सीएम रहे थे। यानी कि आप सोच सकते हैं करीबन 15 साल उन्होंने सीएम के तौर पर निकाला था। और उसके पहले जो भी सांसद हो या फिर एमएलए हो, उन तरह के जो भी कुछ चुनाव लड़े हो या फिर उस पद पर रहे हो, तो 15 साल का यह अनुभव और पिछले 2 टर्म से करीबन 8 साल से 8 या फिर करीबन 7 से 8 साल से वो प्रधानमंत्री पद पर काम कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। और 2024 में चुनाव आने वाला है। तो एक सक्षम नेता के तौर पर हमारे मोदी साहब अभी खड़े हैं। और जब यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हुआ है, उनमें भी मोदी जी का स्टैंड बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि जब जब यूएन में या फिर कोई भी बड़ा समिट होता है, तो उनमें देखा जाता है कि भारत क्या करने वाला है या फिर क्या कहने वाला है। और जब भी रशिया के खिलाफ जो रिजोल्यूशन पास हुआ था, उनमें भी यह देखना ज़रूरी था कि भारत की तरफ वोट करने वाला है। तो यहाँ पर हमारे मोदी जी की सॉफ्ट पावर काफ़ी बढ़िया तरीके से सामने आई है। यहाँ वहाँ पर भी योगी जी की बात करें तो योगी जी का तो मालूम ही है आपके, वो पहले सांसद थे या फिर और उसके बाद विधानसभा के जो एमएलए थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव में चुने और 2017 से लेकर 2022 तक उन्होंने कार्य किया। और आपको यह बात बता दूं कि उनका कार्यकाल 2.5 साल तक ही चला, क्योंकि 2.5 साल से तो कोरोना का जो आप सुन रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं, आपको तो मालूम ही है कि किस तरह से कोरोना का जो विस्तार हुआ, उसकी वजह से उसकी जो पॉलिटिकल मुख्यमंत्री जैसी जो बात थी वो थोड़ी कम दिखाई दी।
यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि उसका जो सारा फोकस था, जो भी डेवलपमेंट करना था, वो सारा का सारा कोविड-19 को, या फिर बोले तो आरोग्य में जो भी सारा कुछ धनराशि या फिर जो भी कुछ जो डेवलपमेंट के कार्य करने थे, वो सब उसमें खर्च हो गए। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य हो करके भी वहाँ पर कोरोना के केस कम आए थे। तो यह योगी जी की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको दिखाता है। और उसके बाद उसको धर्म के मामले में वो भी उसका बहुत ही बड़ा स्टैंड है। तो हिंदू धर्म में जो भी हमारा स्टैंड रखता है, तो वो वहाँ पर भी खुलेआम किसी भी चीज़ का खुलेआम प्रदर्शन कर देते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ पर भी दंगे होते हैं, वहाँ पर योगी जी का नाम जरूर आता है, यानी कि उस दंगे को शांत कराने में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दंगा करवाने में। तो इस तरह का स्टैंड है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, जब भी कोई ऐसा बात हो, तो वो योगी जी सामने आकर खड़े रहते हैं। और उसकी लीडरशिप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और यह देखने को मिल रहा है कि मोदी जी और योगी जी दोनों साथ में ही काम करते हैं। ऐसे कई सारे भाजपा के राज्य है, लेकिन वहाँ पर उसके सीएम या फिर उसके जो कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, उसके साथ मोदी इतनी बातचीत नहीं करते जितना योगी के साथ करते हैं। तो काफ़ी बड़ा स्टैंड है। और आगे बात करें तो अमित शाह तो आपको मालूम है 370 हटवाना हो, या फिर गुजरात के तो क्या बात ही करें। गुजरात में तो ऐसा है कि जब से मोदी जी गए हैं, तब से जो मदारी जब जैसे सपेरा जैसे सांप को नचवाता है, उसी तरह से हमारे गुजरात को नचवा रहे हैं। यानी कि गुजरात का जो सारा कुछ पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, एक किसी को समझ में नहीं आ रहा। किसी को भी उठाकर किसी को भी कूड़े में से उठाकर वो मुख्यमंत्री बनवा देते हैं। जैसे कि विजय रूपाणी को देखो, या फिर अभी फिलहाल जो भूपेंद्र पटेल हुए हैं, किसी भी कूड़े जैसी चीज़ को वो मुख्यमंत्री बनवा कर बिठा देते हैं। यानी कि मालूम ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। यहाँ पर गुजरात में कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन है जो बखूबी अच्छी राजनीति कर सकते हैं, वहाँ पर वो ऐसे पॉलिटिशियन को बिठा देते हैं जिसे क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं ना, पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उसको मुख्यमंत्री बनवा बैठे हैं। और ऐसा कई सालों से चल रहा है हमारे गुजरात में। तो काफ़ी अच्छा नाम है बतौर गृह मंत्री। और जिस भी निर्णय सीएए हो, एनआरसी हो, या फिर ट्रिपल तलाक हो, या फिर 370 हो, जिसको भी हटवाना हो, तो उसमें बहुत ही बड़ा नाम है उसका। और उसके बाद है नितिन गडकरी के आने के बाद आपको ये बता दूं कि जब एक दिन में 2-3 या फिर 2-2.5 किलोमीटर जो रास्ता बनता था, वो नितिन गडकरी के आने के बाद 30 से 35 हो गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रुतबा होगा नितिन गडकरी जी का। लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जो उसका पॉलिटिकल करियर है, एक यह भी वजह है कि उसका जो आरोग्य है वो भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। यानी कि वो इतना स्वस्थ नहीं रहते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।